हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th फिजिक्स का फिजिकल वर्ल्ड। और जनरली इस टॉपिक को या इस चैप्टर को बाकी सारे टीचर इग्नोर करते हैं, बोलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। तो इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, ये चैप्टर को आपको बताना चाहिए, तो इसीलिए हम इस वीडियो को हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए आप देखिएगा, इसमें खूब बढ़िया एक अरेंज वे में इसमें नोट्स आपका दिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इसमें आपको पढ़ना है शुरू में कंटेंट क्या कंटेंट मतलब क्या क्या इसमें पढ़ना है आपका। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन है आपका। फिर है व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, नेचर में कितने तरह का फोर्सेस है। और लास्ट जो आपका है नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, फर्स्ट हम लोग जानेंगे साइंस क्या है। देखिए, साइंस क्या है, इसमें आपको एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, इसी से वर्ड आया, उसका मतलब होता है नॉलेज। तो बोलता है साइंस क्या है, एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है विच इज ऑब्टेन्ड, जिसको हम लोग प्राप्त करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कोई चीज को हम ऑब्जर्व करके, देख करके, या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रयोग के थ्रू। कोई भी चीज हम जब कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे हमको जो नॉलेज गेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइंस। हम लोग जितना भी चीज अपने डेली लाइफ में सीखते हैं, सारा का सारा किस में आता है आपका। हम लोग जो हर कोई चीज जो ज्ञान ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, जनरली दो चीज से प्राप्त करते हैं, ऑब्जर्व करके, देख करके, या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब यहाँ पर बात करेंगे जो साइंस का ब्रांच कितना। आप लोग यदि क्लास 10 तक आप लोग पढ़े होंगे कि 3 ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे जानना होगा कि साइंस का टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, हम लोग डेली लाइफ में जितने भी चीज को हम लोग देखते हैं, जनरली वो दो तरह की चीजें होती है, एक में जान होता है और एक में जान नहीं होता है। एक को बोलते हैं लिविंग थिंग्स और एक को बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगे, जितने भी ह्यूमन है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, कीट है, आपका बर्ड्स हैं, ये सारे के सारे आपका लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएंगे, जैसे आपका अर्थ हो गया, माउंटेन हो गया, पहाड़ हो गया, या फिर आपके रूम में जितने भी सामान रखे हुए हैं, पेन हो गया, कॉपी हो गया, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। तो बोलता है साइंस को दो कैटेगरी में मेनली बांटा गया, एक बायोलॉजिकल और एक फिजिकल। बोलता है यदि आपको जानना होगा कि यदि किसी बॉडी में जान है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, तो बायोलॉजिकल साइंस में आएगा। या लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाई करेंगे तो बायोलॉजिकल साइंस में आएगा। और जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाई करेंगे तो आपका फिजिकल साइंस में आएगा। देखिए, तो बायोलॉजी साइंस को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फिजिकल साइंस। देखिए, अब यहाँ पर जानेंगे बायोलॉजिकल साइंस क्या है। तो बोलता था साइंस विच डील्स विथ बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स। ये भी आपका साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, लिविंग थिंग्स के बिहेवियर के बारे में जानेंगे या लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब इसको भी दो कैटेगरी में, इसको मेनली 5 कैटेगरी में बांटा गया है। बोटनी होता है, जूलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, और भी आपका होता है इक्टोमोलॉजी होता है, और भी आपका इसमें आता है ऑर्निथोलॉजी होता है। तो इसमें हमको उतना नहीं जानना है। बोटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, और जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एनिमल्स के बारे में। तो बायोलॉजिकल साइंस का मेनली दो टाइप्स हो गया, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिजिकल साइंस में क्या बोलता है, द साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा कि बताया, वैसा चीज के बारे में पढ़ाई करेंगे जिसमें जान नहीं होता है, निर्जीव होता है, उस ब्रांच को बोला गया फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में आपका बहुत सारा ब्रांच इसमें भी आता है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, मैथ्स भी आपका एक तरह से बोल सकते हैं, जियोग्राफी हो गया। ये सारा का सारा फिजिकल साइंस के अंदर ही आपका आता है। हमको जानना है इसमें दो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री में लोग क्या पढ़ेंगे, कोई भी सब्सटेंस के बारे में जानेंगे, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह से मिलके बना है, किस एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना है, या उसका नेचर के बारे में जानेंगे, कोई भी एटम्स कैसे रिएक्ट करता है, नहीं करता है। फिजिक्स में लोग क्या स्टडी करते हैं, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। तो इस तरह आपका
अभी बताया जैसा कि आपको कि साइंस को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक बायोलॉजिकल साइंस और एक फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर लिविंग थिंग्स के बारे में जानते हैं। इसमें बताया आपको मेनली दो ब्रांच होता है, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। बॉटनी में आपका प्लांट्स के बारे में जानते हैं और जूलॉजी में हम लोग जानते हैं एनिमल्स के बारे में। फिजिकल साइंस को दो कैटेगरी में बांटा गया। फिजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अब हम लोग जानेंगे फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स भी क्या है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ही ब्रांच है, विच डील्स विथ नेचर। इसमें लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ेंगे और नेचुरल फेनोमेना, नेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचुरल फेनोमेना के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखिए नेचर और नेचुरल फेनोमेना में क्या क्या आ जाएगा। नेचर में, नेचुरल फेनोमेना में आपका क्या क्या आएगा, जैसे रेनबो का बनना, इंद्रधनुष का बनना हो गया आपका, वोल्केनो आपका जो ज्वालामुखी का फटना, लाइटनिंग जो होता है आपका वज्र का गिरना, या फिर दिन रात का होना, मौसम का चेंज होना, ये सब नेचुरल फेनोमेना है। कहने का मतलब इसको हम और आप चेंज नहीं कर सकते। या फिर नेचर में, नेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे तो ये सारा का सारा किस में आ जाएगा, आपका फिजिक्स में आ जाएगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ही ब्रांच है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, नेचर के बारे में पढ़ाई करते हैं और नेचुरल फेनोमेना के बारे में। अब यहाँ पर देखेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। इसका भी मेनली बहुत सारा ब्रांच होता है, लेकिन वो कुछ कुछ यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो किसके अंदर आएगा, आपका मैकेनिक्स के अंदर आएगा। जैसे अर्थ, अर्थ अपना जगह पे घूम रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है तो आपका मैकेनिक्स में आ जाएगा। यहाँ तक कि यदि आप घर में बैठे हुए तो फैन आपको घूम रहा है, वो भी मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा। बाहर निकल के झाँकिएगा तो वहाँ पर कार है, बाइसिकल है, आपका साइकिल है, या फिर लोग चल रहे होंगे, वो भी आपका मैकेनिक्स के अंदर आएगा। यहाँ तक कि आप जो बोल रहे हो वहाँ पर साउंड भी ट्रेवल कर रहा है, वो भी मैकेनिक्स के अंदर आएगा। या जब कोई भी तालाब में हम लोग पत्थर को डालते हैं तो वहाँ पर वेव बनता है, वो भी आपका मैकेनिक्स के अंदर आएगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ऑप्टिक्स सेकंड नंबर क्या देखिए, ऑप्टिक्स ये मेरा क्या बताता है, नेचर एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। एक लाइन में बोला जाए तो ऑप्टिक्स में हम लोग सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट का क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में। या फिर जैसे कि मान लीजिए कोई भी माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, नाम सुने होंगे आप लोग। यहाँ तक कि जो लेंस हम लोग लगाते हैं, ग्लास यूज करते हैं, वो सारा का सारा। या फिर हम लोग यहाँ तक कि जो कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं वो सारा, या फिर हम लोग सुबह सुबह अपना चेहरा मिरर में देखते हैं, ये सारा किसका खेल है, ऑप्टिक्स का खेल है। यहाँ तक हम लोग कोई चीज को देख पा रहे हैं, ह्यूमन आई जो काम कर रहा है वो भी ऑप्टिक्स का ही एक तरह से पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसमें दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, हीट एंड टेम्परेचर। देखिए यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बोलता है इसमें हम लोग दो फेनोमेना जानेंगे, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फेनोमेना, जो कि दोनों घटना किसके कारण आता है, चार्ज के कारण आता है, या फिर मैग्नेटिक या मैग्नेट के कारण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो आपका क्लास 12 में पढ़ना है, उसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़िएगा, वो सारा डिटेल वहां पर पढ़िएगा, आप ध्यान दीजिएगा वहां पर। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना के बारे में पढ़ाई करेंगे। या तो चार्ज के कारण आएगा, तो फिर मैग्नेटिक या मैग्नेट के कारण आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पर देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, ये भी मैटर एंड लाइट के बारे में बताएगा, लेकिन कौन सा लेवल पे जाके, एटॉमिक लेवल पे। देखा गया कि जो सिंपल मेरा मैकेनिक्स होता है वो एटॉमिक लेवल पे जाने पे उसका जो रिजल्ट होता है वो, या फिर बोल सकते हैं क्वांटम लेवल पे जाने पे, बहुत एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे जाने पे वो मैकेनिक्स वहाँ काम नहीं कर पाता है। तो ये बहुत हायर एजुकेशन में आप लोग पढ़िए, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत क्लास 12 में डाला हुआ है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वगैरह में, सेमीकंडक्टर हो गया, इस समय क्वांटम यूज किया गया। नेक्स्ट आपका रिलेटिविटी, बोलता है इट इज द थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर। या फिर बोल सकते हैं इसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका स्पीड जो होगा लाइट की कंपेरेबल होगा। या बोलता है ये थ्योरी इनवेरिएंस, इनवेरी मतलब जो वैरी नहीं करेगा, जैसे आपका लाइट का स्पीड जो होता है किसी भी फ्रेम में वैरी नहीं करता है, वो आपका किस में आएगा, रिलेटिविटी में। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। यहाँ पर हम बात करेंगे अब हम लोग जानेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारे नेचर में, प्रकृति में कितना तरह का फोर्सेस है। मेनली जो ये फोर्स है आपका चार तरह का है। एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो स्मॉल लेवल पे काम करता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में बारी बारी से हम जानेंगे। जो फर्स्ट नंबर है आपका
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यहाँ पर जानेंगे हम लोग बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, देखिए क्या बोला हुआ है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, बिटवीन, जो बीच में काम करेगा, टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो वस्तु के बीच काम करेगा, बाय वर्च्यू ऑफ, किसके कारण, देयर मासेस के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बच्चों, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो किसके कारण किसके कारण काम करता है, एक्ट करता है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। क्लियर है यहाँ पर। जैसे आपके हाथ में कुछ भी है, आप उसको छोड़ दे रहे हैं, तो अर्थ उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो वहां पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। कोई भी चीज को हम लोग जब हवा में उछालते हैं तो वो धरती पे वापस आता है, तो वहां पर कौन सा फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। यहाँ तक कि जो अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रहा है, मून जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ये किसके कारण काम कर रहा है, वो सारे के सारे के बीच में क्या काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका गुण क्या है। तो बोलता है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा क्या होता है बच्चों, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, कहने का मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, कहने का मतलब ये बहुत दूर तक काम करता है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अभी बताया बच्चों कि 4 तरह का फोर्स है, जिसमें सबसे कमजोर फोर्स है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, अर्थ जो है हर चीज को कहाँ खींचता है, अपनी सेंटर की ओर खींचता है। तो बोलता है ये जो भी दो ऑब्जेक्ट रहेगा, दो बॉडी रहेगा, तो ये फोर्स दोनों के सेंटर के बीच काम करेगा। इट ऑबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि जो F होता है, जो आपका F होता है, फोर्स होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, 1/r का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, तो ये होता है इनवर्स स्क्वायर। कहने का मतलब जब डिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो फोर्स का वैल्यू घटेगा, लेकिन उस रेशियो में नहीं घटेगा जिस रेशियो में बढ़ाइएगा। जैसे आप डिस्टेंस को 2 गुना कीजिएगा तो फोर्स 4 गुना घटेगा। डिस्टेंस को 3 टाइम्स बढ़ाइएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, तो फोर्स कितना टाइम्स घटेगा, 9 टाइम्स। तो यही बोलता है, ये आपका क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच काम करेगा उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बोलता है इसमें क्या हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। हम लोग जानेंगे अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा। जब लाइक चार्जेज रहेगा, जब एक जैसा चार्ज रहेगा, जब एक जैसा चार्ज रहेगा तो आपको क्या करेगा, वो लाइक चार्ज मतलब एक जैसा प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो रिपेल करेगा। लेकिन अनलाइक चार्जेज रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, तो एक दूसरे क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। बोलता है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी आपका सेंट्रल फोर्स है, लेकिन ये 10 टू द पावर 36 टाइम्स आपका स्ट्रॉन्गर होता है, ताकतवर होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो क्या बताया एक बार फिर से देख लीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ये अट्रैक्टिव नहीं होता, ये अट्रैक्टिव भी होगा, साथ ही साथ रिपल्सिव होगा। एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक काम करेगा। सेंट्रल फोर्स है, दो चार्ज के बीच, सेंटर के बीच काम करता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, 10 का पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जो थर्ड जो आपका फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर एटम्स जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब सवाल उठता है प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो वहां पर न्यूक्लियस के अंदर जो 2 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो वो आपस में एक जगह पर कैसे है। जबकि अभी हम बताया कि यदि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होगा तो प्लस प्लस रिपेल करेगा। कहीं ना कहीं वो सारे का सारे प्रोटॉन एक साथ रह रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वहां पर एक नया तरह का फोर्स काम कर रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाम से पता चल रहा है जो फोर्स कहाँ काम करेगा, न्यूक्लियस के अंदर काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्ट्रॉन्ग। और बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, इसीलिए इसका नाम क्या आगे लग गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स करना मतलब होता है बांधना, टुगेदर मतलब आपस में, किसको बांध के रखता है, प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। कहाँ पर, इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वैसा अट्रैक्टिव फोर्स जो प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखा हुआ है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी जानेंगे क्या क्या गुण है। तो बोलता है फर्स्ट है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, जैसा कि बच्चों अभी आप लोगों को बताया हम कि जो 4 तरह का फोर्स था उसमें जो सबसे ताकतवर है वो आपका कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका। बोलता है इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत ही कम डिस्टेंस तक काम करता है, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करेगा, बाहर काम नहीं करेगा। 10 का पावर -15 मीटर रेंज में काम करता है ये। जैसा कि अभी बताया बाबू कि आप लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, वो दोनों फोर्स आपका सेंट्रल था, लेकिन ये कैसा फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स आपका है। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, और ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स अधिक ताकतवर है। जैसा कि बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होता है 10 का पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 100 टाइम्स आपका ताकतवर है या स्ट्रॉन्गर है, किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से। अब जो लास्ट बच गया आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल सकते हैं यहाँ पर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स लाइक पॉजिट्रॉन इन्वॉल्व इन अ न्यूक्लियर प्रोसेस। जैसे आप डिटेल में जानिएगा अभी क्लास 12 पे जाइएगा तो ये अल्फा डीके बीटा डीके, तो जनरली ये बीटा डीके में देखने को मिलता है आपको, जहाँ पर पॉजिट्रॉन के बीच ये काम करेगा। तो यहाँ पर एक टर्म हम दिए वहाँ पर आपको, यदि हम अल्फा डीके बोले, बीटा डीके बोले, पॉजिट्रॉन बोले, न्यूट्रिनो बोले, तो ये सब आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए वहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल दिए कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बीच काम करता है, और वो कहाँ काम करेगा, न्यूक्लियर प्रोसेस में। ये भी आपका शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, और इसका जो वैल्यू होता है वो 10 का पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब यदि कंपेयर किया जाए तो सबसे कमजोर फोर्स कौन हो गया, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उससे कम कौन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल से अधिक होगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हम अरेंज कर दिए हैं कि जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा वो 10 का पावर 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना गुना है, 10 का पावर 36 टाइम्स। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम्स अधिक है, 10 का पावर 38 टाइम्स। ये जो सारा कंपेयर किया गया है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में उसकी तुलना में इसको कंपेयर किया गया है। अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या फिर वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, ये सब डिटेल पढ़िएगा आप लोग कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यहाँ पर क्या होगा, चार्ज का भी हम लोग ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे HCl है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, टूटा H प्लस Cl माइनस, तो इस पे आ गया +1 चार्ज, इसमें आपका आ गया +1 चार्ज, और इसमें आ गया आपका -1 चार्ज। तो ओवरऑल चार्ज 0 हो गया, पहले भी 0 था, बाद में 0 हो गया। इसमें देखिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें कितना आ गया, +2 चार्ज आ गया इसमें आपका, +2, और इसमें कितना चार्ज आ गया, -2। तो ओवरऑल चार्ज देखा था यहाँ पे, ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। तो बोलता है चार्ज ना क्रिएट हो सकता है, ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। आगे डिटेल क्लास 12 में जानिएगा आप लोग। फिर बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इट स्टेट दैट, ये बताता है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे यदि फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ना मोमेंटम का वैल्यू बढ़ेगा, ना मोमेंटम का वैल्यू घटेगा, लेकिन कब, जब कोई भी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, फर्स्ट में देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे बताया कि एनर्जी ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा, तो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, घर में आपका बल्ब जल रहा होगा, फैन चल रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब जल रहा होगा तो इलेक्ट्रिकल आपका लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, फैन चल रहा होगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, इसमें चार्ज को ना क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉयड करेंगे। और हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि यदि किसी भी सिस्टम पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा तो वहाँ पर टोटल मोमेंटम का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि, और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो हम इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।